नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ कोर्ट में एक झूठा या बिना किसी सिर पैर वाला यानी सिविल मुकदमा दायर कर दिया, यानी जिसका कोर्ट में या केस से इतना ताल्लुकात नहीं था जिस बातों का, और उन्होंने क्या किया, एक सिविल सूट दायर कर दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप सालों साल कोर्ट के चक्कर काटे, गवाहियां कराएं और पैसा बर्बाद करें, और दूसरा रास्ता, आप कोर्ट से के कि हुजूर इस केस में कोई दम ही नहीं है, इसे पहले ही सुनवाई में खारिज कर दिया जाए। कहने को तो मैंने बता दिया, लेकिन जब तक आप पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि ये वीडियो किससे संबंधित है। यह वीडियो ऑर्डर 8 रूल 11 ऑफ सीपीसी से संबंधित है, और आपको जानना है इसमें, या आप जानेंगे कि किस तरह से सिविल सूट जो है रिजेक्ट हो जाती है। मैंने टेक्स्ट स्क्रीन पर इसीलिए दिया है ताकि आप सुनने के साथ साथ आप नोट्स भी बना सके, आप उसे पढ़ भी सके, स्क्रीनशॉट ले सके, इसीलिए टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर भी है जो मैं बोल रहा हूँ। सिविल वकीलों के पास किसी भी कमजोर या झूठे मुकदमों की शुरुआती स्टेज पर ही खत्म करने का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उसे हम कानूनी की भाषा में कहते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, यानी सिविल प्रोसीजर कोड। सॉरी। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है, वो कौन से 6 आधार हैं, यानी जो 6 ग्राउंड्स है, जो ग्राउंड्स आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि आप कोर्ट में क्या कि यानी आपका जो वकील आप प्रेजेंट कर रहा है आपके केस सूट को, जो जवाबी तौर पर वह क्या कि हुजूर इस केस में कोई दम नहीं है, इसे पहले ही सुनवाई में खारिज कर दिया जाए। लेकिन यह कब कहेंगे, किस ग्राउंड पे कहेंगे, वो ग्राउंड्स क्या होगा जिस पर केस खारिज हो सकता है, और वह सुप्रीम कोर्ट के कौन से बड़े बड़े फैसले हैं, जजमेंट्स है, जो कि आपको हर हाल में पता होना चाहिए। वह तभी आप जानेंगे जब आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। वीडियो पर पूरे बने रहिए। मैं आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट के साथ साथ मैं कुछ एक्सप्लेन भी करता हूँ और दिखाऊंगा भी। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपके दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बिठा हुआ होगा, और वह है, जब भी कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन की बहस होती है तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ प्लेंट, यानी जो बात पत्र जो आप प्लेंटिफ दायर करते हैं में लिखी बातों को ही देखता है। उसे आप गांठ बांध कर पूरे माइंड में बैठा लीजिए कि प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट यानी जो वादी है और उन्होंने जो अपने वाद पत्र में लिखा वही पे पूरी की पूरी बहस होगी और उसी पे कानूनी प्रक्रिया होगा। अब बात आ जाती है कि विपक्षी पार्टी प्लेंटिफ तो जो प्लेंट हुआ तो डिफेंडेंट का विपक्षी हो गया, ठीक है। तो विपक्षी पार्टी जो डिफेंडेंट के विपक्ष में हुआ वो हो गया प्लेंटिफ, डिफेंडेंट हो गया बचाव पक्ष। अब है कि ने अपने प्लेंट के अंदर क्या लिखा है, यानी जो प्लेंटिफ है वह अपने प्लेंट के अंदर क्या लिखा है, जो विपक्षी पार्टी है वो विपक्षी पार्टी हिंदी वाला जो है वो नहीं होगा, वो जो है ये हो गया कि प्लेंटिफ यानी वादी ने क्या लिखा है, राइट। और उसके साथ कौन से दस्तावेज लगाए, यानी वादी ने जब वाद पत्र तैयार किया तो वह कौन सा दस्तावेज लगाया, कोर्ट सिर्फ उसी का आकलन करेगा। अब प्रतिवादी यानी जो केस दायर किया, सिविल सूट किया और जिनको जवाब देना है, डिफेंडेंट यानी बचाव पक्ष जो है, प्रतिवादी जो है का इस पर क्या जवाब है, उसकी कहानी क्या है और वो कौन सा सबूत पेश कर रहा है, कोर्ट उस स्टेज पर उसे छुएगा भी नहीं। इसे कानून में 4 कॉर्नर्स रूल कहा जाता है, यानी कोर्ट को प्लेंट की 4 दीवारी के अंदर रहकर ही फैसला करना होगा। यानी जब कोर्ट में जब प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट तैयार करके जो दिया जाता है उसमें जो दस्तावेज लगाया जाता है और वही दस्तावेज होगा जिसका जिक्र प्लेंट में यानी वाद पत्र में लिखा हुआ होगा। अब कोर्ट सिर्फ उसी का आकलन करेगा और प्रतिवादी भी जो जवाब देना होगा वो उसी बेस पर देगा। अब बात करते हैं कि कानूनी कौन कौन सी परिस्थिति है जिससे कोई प्लेंट को सीधे रिजेक्ट कर देता है सीपीसी में। वो कौन से 6 जो मेन जो है वो ग्राउंड है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप बता पाएंगे कि यह केस चलने लायक नहीं, उसे खारिज कर दिया जाए। यह सुनने की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो संबंधित केस भी कौन सा है। रूल 1 रूल मैं सबसे पहले बताता हूँ, रूल 1 नहीं, रूल सबसे पहले बताता हूँ। वह है रूल 11A, नो कॉज ऑफ एक्शन।
वाद हेतु न होना। इसका मतलब है कि प्लेंट को पढ़कर यह साफ ही नहीं हो रहा है कि विवाद असली में क्या है, यानी वादी ने जो कानूनी अधिकार जो बता रहा है वो अधिकार क्या बता रहा है, उसे नुकसान क्या हुआ है। अगर प्लेंट में कोई ठोस वजह कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा है तो केस वहीं खत्म हो जाए। वो हुआ पहला आपको ग्राउंड, यानी कॉज ऑफ एक्शन जो है वह वाद पत्र में साफ साफ दिखना चाहिए। अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में 11B कहता है अंडर वैल्यूएशन, यानी कम मूल्यांकन। यदि आप विपक्षी है और आप पर जो केस किया है, जो आपके लैंड का या कोई प्रॉपर्टी का, तो अगर दावे की प्रॉपर्टी या रिलीफ की कीमत बहुत ज्यादा, लेकिन कोर्ट फीस बचाने के लिए प्लेंट ने उसकी कीमत बहुत ही कम दिखाई है, ऐसे में कोर्ट सुधार का समय देता है और अगर तय समय में वादी ने मूल्यांकन ठीक से नहीं किया तो प्लेंट खारिज हो जाएगा। यानी आप विपक्षी है, आपके ऊपर केस कर दिया, उन्होंने जो जमीन की वैल्यू है वो कम दिखाई, कमी शील्ड दिखाए, ताकि उसका कोर्ट फी जो है, क्योंकि सिविल केस में जो है कोर्ट फी लगता है, और वो कोर्ट फी बचाने के लिए उसकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं कम दिखा दिया और उसको टाइम मिलता है तो वो सुधार कर सके, लेकिन उन्हें जानबूझ के कम दिखा तो सुधार तो करेगा नहीं। तो आप अपने बहस में इस बातों को रख सकते हैं। अब थर्ड रूल पर आ जाते हैं, जो रूल 11C है आपका CPC का। इनसफिशिएंट स्टाम्प, जो टिकट लगता है, जो स्टाम्प ड्यूटी है, केस का मूल्यांकन तो सही किया, लेकिन जो कोर्ट फी स्टाम्प पेपर पर जो फीस पर जो टिकट लगना चाहिए, स्टाम्प पेपर लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम है। तो कोर्ट समय देने के बाद भी अगर पूरा नहीं की गई तो भी केस रिजेक्ट हो सकता है। यानी कोर्ट में जो है स्टाम्प ने उन्होंने टिकट की कम दी है, उन्होंने जो कोर्ट फी था वो कोर्ट फी बचाने के लिए भी कम दिखाया है, उन्होंने कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिखाया है। 3 आपने जाना। अब चौथा आ जाते हैं बार्डवेल लॉ। यदि ऐसा होता है कि जब कोई महत्वपूर्ण ग्राउंड है और अगर प्लेंट को पढ़कर ही साफ साफ दिख रहा है कि मुकदमा किसी कानून के तहत कोर्ट में चल ही नहीं सकता, जैसे लिमिटेशन एक्ट है के तहत अगर किसी केस का फाइल करने की समय सीमा 3 साल थी, आप प्लेंट ने खुद कह रही है कि घटना 10 साल पहले की थी, तो बार्डवेल लिमिटेशन होने के कारण सीधे खारिज हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि कंडोनेशन पिटीशन डाल करके वे लोग फाइल करते हैं, राइट, उनके पास है। लेकिन आपको मैं ग्राउंड बताना चाहूँ। अब फिफ्थ ग्राउंड जो है वो है 11E का, नोट फाइल इन डुप्लीकेट, यानी जो कॉपियां थी वो 2 कॉपियां नहीं लगाई गई, क्योंकि एक तो फाइल हुआ तो फाइल होने के बाद कोर्ट के पास रहेगा और दूसरी कॉपियां जो है वह डिफेंडेंट पार्टी को वहां क्या किया जाएगा, भेजा जाता है। तो 2 कॉपी में यदि जेरॉक्स जो है नहीं लगाया बाद पत्र के साथ साथ, यानी पूरे की पूरी प्रतियां नहीं बनाई, तो भी आप कर सकते हैं। अब रूल नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर 11F है, जो बोलता है नॉन कंप्लायंस विथ रूल 9। अगर प्रतिवादियों को समन भेजने के लिए उन्होंने कंप्लायंस को पूरा नहीं किया है तो भी इसके लिए क्या होगी, तो यह केस का मतलब प्लेंट जो है वह खारिज हो जाएगी। तो समन भेजने के लिए भी क्या होना चाहिए, उनके पास जो है डिफेंडेंट के पास जो है उनकी जो पूरी कॉपी है वो होनी चाहिए, राइट, नॉन कंप्लायंस विथ रूल 9। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो या कानून के छात्र हो, लॉ स्टूडेंट हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के इन 3 बड़े फैसलों, यदि आम आदमी भी है तो भी आप जान सकते हैं वो कौन कौन सा फैसला है, कौन कौन सा केस है, जिस पर कि वो आप उसमें आपको देखने को मिला कि डिफेंडेंट ने किस तरह से आप प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट दायर किया गया था, जो केस सूट फाइल हुआ था, वह कहीं ना कहीं रिजेक्ट करवा दिया। पहला केस की बात करते हैं, सलीम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो 2003 की केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऑर्डर 7 रूल 11 तय करते समय डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी का लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा वो पूरी तरह से अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट है। कोर्ट सिर्फ प्लेंट की बातें देखेगा, यानी यह केस जो है रिजेक्ट कभी भी हो जाता है यदि देखा जाता है कि प्लेंट में द्वारा दिया गया वो सभी बातें हैं रिलेवेंट है कि नहीं है। यदि डिफेंडेंट कर रहा है तो डिफेंडेंट की जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है, वह रिलेवेंट है कि नहीं, दोनों पक्षों की बात मैं कर रहा हूं, राइट। अब दूसरी केस की बात कर लेते हैं। यह इस विषय का सबसे लेटेस्ट और गाइडलाइन जजमेंट है। माननीय अदालत ने कहा कि अगर प्लेंट को पढ़कर लगता है कि मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है या बिना आधार का है तो कोर्ट को ट्रायल शुरू होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि केस को तुरंत नीप इन द बर्ड यानी शुरुआत में कुचल देना चाहिए।
यहाँ कहना ये है कि यदि प्लेंटिफ के द्वारा जो केस करने वाला है वो प्लेंटिफ केस करता है किसी प्रॉपर्टी पर सिविल सूट दायर करता है, तो यदि वो प्लेंट में अपनी बातों को रखा और उसके साथ साथ क्या किया, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वो भी उसमें डाला, और डालने के साथ साथ यदि वो ऐसा पढ़ने के बाद लगता है कि वो उससे संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, अदालत प्लेंट को पढ़ने के समय ही उसको आगे या तो एडमिशन लेते समय एडमिशन ले लेगा या तो आगे खारिज हो जाएगा। अब तीसरा केस के बारे में जान लेते हैं। जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर का यह ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई वादी चतुर ड्राफ्टिंग यानी क्लेवर ड्राफ्टिंग के जरिए ऐसा भ्रम पैदा करता है जिसके कारण कॉज ऑफ एक्शन मौजूद हो जबकि असल में कुछ न हो, तो कोर्ट को इस चतुर ड्राफ्टिंग को चीर कर सच देखना चाहिए और प्लेंट को क्लियर कट करना चाहिए। यानी ये बताना चाहता है कि यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि साफ साफ यह होना चाहिए कि कोई क्लेवरली जो है कोई भी बातों को छिपा करके कॉज ऑफ एक्शन ऐसा ना बता रहा हो, या कोई बातें हैं जो बात वो सही से नहीं बता रहा है और यह कहीं ना कहीं गलत तरीका से ड्राफ्टिंग करके प्लेंट जो है सूट दायर करता है, तब इस सिचुएशन में ऐसा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लूंगा कि वकालत की व्यवहारिक टिप जो प्रैक्टिकल टिप होती है उस पर करते हैं। जब भी आप कोर्ट के सामने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन मूव करे या बहस करे तो विपक्षी वकील आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि हुजूर यह तो मेरिट ऑफ द केस का मामला है, गवाही में साफ होगा। राइट, आपको अपनी बहस को बिल्कुल केंद्रित रखना है। आपको जज साहब के सामने सिर्फ प्लेंट की वो लाइनें या पैराग्राफ पढ़ने हैं जहां विरोधी पार्टी ने खुद पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रखी हो, यानी वो वहां पर कहीं न कहीं चूके हो। आपको कोर्ट को समझाना होगा अगर हम प्लेंटिफ की सारी बातें सच भी मान ले तब भी कानूनन यह केस नहीं टिक सकता है। यानी आप विपक्षी है, विपक्षी जो है अपनी बातों को प्लेंट को पढ़े, उनका कॉपी जो उनके पास मिला था जो बाय पोस्ट भी जाता है और उनके पास पहुंचाया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो जब उन्हें रिटेन स्टेटमेंट तैयार किया तो वह जरूर जो है पहले जो है सूट जो दायर हुआ था वह कॉपी प्लेंटिफ के द्वारा उनके पास रहता है। उनको गौर से पड़ेगी कहाँ पर वो चूक है, प्लेंटिफ ने कहाँ पर वो चूक किया है, जो कि चूक हमें फाइंड आउट करना चाहिए और हमें उस पर आगे तैयारी होना चाहिए, तब हम उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह था ऑर्डर 7 रूल 11 का पूरा गणित। अगर आपकी इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेता है तो कानूनों की डिग्री माना जाता है और केस वहीं समाप्त हो जाता है। यानी जब आप रिजेक्शन का फाइल करते हैं कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, आप ऐसा पिटीशन देते हैं क्योंकि सबसे पहले प्लेंटिफ के द्वारा जो केस करने वाला है उन्होंने केस किया, केस करने के बाद आपका स्टेटमेंट आपको भी मिला, प्लेंट मिला और आपने उसे पढ़ा और डायरेक्ट रिजेक्ट के लिए आपने पिटीशन डाल दिया। तो ये सारी की सारी बातें जो है, लेकिन उसको आपको बारीकी से समझना होगा तभी वो केस समाप्त हो जाएगा वहीं पर। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको सरल और उपयोगी लगी होगी। अगर आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड या इस नियम से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। कानून से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल और सटीक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।